इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है बताओ? ये इमेज दिख रही है ना आपको? अभी तक हमने एथिक्स वगैरह का वो कर लिया, ठीक है, सिलेबस एक बार देख लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एथिक्स, ठीक है, अब प्रॉपर स्टार्ट होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से अब बताओ। आप जैसे एथिक्स वगैरह का मैंने ओवरव्यू दे दिया, इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है? ये जो भी इमेज है, सावित्री बाई फूले, रशियन गैस सप्लाई टू यूरोप वाया यूक्रेन स्टॉप्ड, ठीक है, रशिया की जो गैस सप्लाई थी, ठीक है, यूरोप मतलब यूक्रेन के थ्रू यूरोप में रसिया की गैस सप्लाई जाती थी, तो यूक्रेन एज अ कंट्री हैज़ स्टॉप दोज थिंग्स, ठीक है। और सावित्री बाई फूले के 194th बर्थ एनिवर्सरी पे, जो 3 जनवरी को इनकी 194th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो मोदी जी ने क्या किया, ही हैज़ गिवन अ ट्रिब्यूट। तो ठीक है, तो सावित्री बाई फूले कौन थी? ही वॉज द फर्स्ट, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टीचर, ये पहली वुमेन टीचर थी। आप समझ रहे हो? तो ये मैंने एक आर्टिकल से निकाल के यहाँ डाला हुआ है, तो मतलब उस पर निकलता रहता है एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है। तो ही शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टीचर, समझ रहे हो आप? तो इन्होंने क्या काम किया था? फॉर वॉट शी हैज़ गॉट सो मच रिकॉग्निशन। इन्होंने क्या किया कि भाई आप सोचो, ये टीचर थी उस टाइम, भाई अपर कास्ट मेन जो होते थे जनरली वही टीचिंग वगैरह करते थे, आप समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब भाई पढ़ाया लिखाया और लोगों को पढ़ाना इन्होंने शुरू किया, एंड द वुमेन को इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। सो शी हैज़ वर्क फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, ठीक है, और मतलब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए इन्होंने बहुत सारे वर्क किए, एंड शी वॉज द फर्स्ट टीचर। सो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज यू कैन फाइंड इट इन हर, बहुत सारा वैल्यूज आपको दिखेगा ना इनके वर्क में। दिस इज हाउ यू हैव टू यूज, जैसे मैंने आपको गांधी जी का बताया कि भाई अहिंसा सत्याग्रह वॉज द वैल्यूज विच यू कैन इनकलकेट इन योर लाइफ। सिमिलरली लॉट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम सावित्री बाई फूले यू कैन ऑर्गेनाइज, यू कैन रिलेट इट, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई, जो छोटे कास्ट के लोग होते थे, दे वर नॉट एबल टू रीड द थिंग्स, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करने दिया जाता था, उस पे इनका फोकस था, ठीक है। सो सी हैज़ वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल एज सी हैज़ वर्क फॉर वेरियस, उसके लिए कि भाई कैसे इनको पढ़ाया जाए स्कूल वगैरह में, ठीक है, आप समझ रहे हो? अब दूसरा आपको क्या दिखा रहा है, रशियन गैस सप्लाई टू यूरोप। तो मैंने आपको बताया देयर आर इंटरनेशनल एथिकल प्रिंसिपल्स। भाई यूक्रेन इज़ अ कंट्री, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया पॉलिटी में, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का वर्ड, सोवरेनिटी वर्ड का मैंने समझाया ना आप लोग को, पहले समझाया था सोवरेनिटी का मतलब। तो यूक्रेन इज़ अ सोवरेन कंट्री। अब रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तो यूक्रेन हैज़ स्टॉप्ड द गैस सप्लाई विच वॉज पासिंग थ्रू इट्स टेरिटरी। मतलब मेरे साइड से जो जा रहा है, तो रशिया को हेल्प कर रहा है क्योंकि पैसा मिल रहा था रशिया को, एंड वो लोग फंड कर रहे हैं। फंड इन द सेंस भाई, अगर उस रशिया बेच रहा है अपना ऑयल गैस वगैरह उनको यूरोप को, तो इनको पैसा मिल रहा है ना, ये चीज़ समझ में आ रहा है? सो देयर इज इंटरनेशनल एथिक्स इन्वॉल्व इन इट, वेरियस प्रिंसिपल्स आर देयर फॉर इंटरनेशनल एथिक्स, लाइक रेशनलिज्म, आइडियलिज्म, रेशनलिज्म, ठीक है। तो आप वर्ड लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ये वर्ड, वैसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इंटरनेशनल एथिक्स। लेकिन कहने का मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो विद दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स कि एवरीथिंग हैज सम ethical values, some kind of values are involved whatever you are doing in day to day life, or whatever you are seeing in day to day life। समझ रहे हो आप? जैसे सस्टेनेबिलिटी मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई SDG 12 अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो SDG 12 क्या था? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। सो इफ द कॉरपोरेट्स आर डूइंग वेस्ट मैनेजमेंट ऑन देयर ओन साइट, तो इसका मतलब क्या है, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग सम इथिकल वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स। समझ रहे हो आप ये चीज़? तो कहने का मतलब हर चीज़ में इथिक्स इन्वॉल्व है। सो आप हर चीज़ में इथिकल वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। तो इस चीज़ का मतलब समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत इस पिक्चर में? मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसकी इशू नहीं है, मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आप देखते हो ना, उसमें कोई ना कोई एथिकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है, Yes, sir. अब चलते हैं, ये देखो ये, सो दीज आर द वेरियस आइडियाज़, ये उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था। तो एक एक लाइन में आप बताओ जो भी आपने समझा था, मैं सबका आपको एक एक चीज़ का मैं डिटेल बताऊंगा। जैसे कांत के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, बेंथम का अलग से डिटेल में पढ़ाऊंगा, मिल्स वगैरह सबको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको 2-2 पेज का पढ़ाऊंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई वो लोग बोल क्या रहे हैं, वो लोग कहना क्या चाह रहे हैं।
बट बेंथम और मिल्स ये सब मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, कांत के बारे में बताया था, हॉब्स के बारे में बताया था। तो बेंथम ने क्या बोला था? बेंथम ने इट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज द मेजर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो ये इनकी स्टेटमेंट है, दिख रही है? ये मैंने समझाई थी उस दिन, समझ में आई थी आप लोगों को? एक सिनेरियो लेके मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज इट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज मेजर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये मैंने आपको समझाया था, समझ में आया था? ठीक है। अदिति आपको भी समझ में आया था? यस सर। ठीक है, तो बताओ फिर जो समझ में आया था, बताओ इसका मतलब बताओ दोनों लोग कि क्या समझ में आया था। मैं तब तक एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ इसको फिर समझाने के लिए। हाँ बताओ। बताओ बताओ, जो भी आप लोग को समझ में आया था बताओ एक बार तो तब। इसका मतलब ये है कि जो बेस्ट एक्शन होता है वो हम्म, बेस्ट या मोस्ट हैप्पीनेस सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों में लेके आ सकता है एक एक्शन। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आदित्य आप बताओ। इट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज मेजर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बताओ। सर हमारे एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि और लोगों की हैप्पीनेस इसमें डिस्टर्ब ना हो ऐसे। हैप्पीनेस रजिस्टर नहीं मतलब योर एक्शन विल बी विच एक्शन इज एथिकल। लिखना चाहो अभी सब लिखते रहो लाइन, अगर आप जल्दी जल्दी लिखना चाहो कि ये क्या बता रहा है कि भाई हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा एक्शन एथिकल है। तो बेंथम ये बोलता है वो एक्शन एथिकल होगा या वो एक्शन राइट होगा विच इज गोइंग टू प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, बहुत लोगों को इसका एक हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल है, उसके 7 पैरामीटर हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन से पैरामीटर हैं, इसकी वजह से मतलब वो याद नहीं रखना है लेकिन आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये डायग्राम आपको दिख रहा है। अब देखो मान लो ये क्या है, मान लो एक एक मान लो जैसे मान लो एक रेलवे पे पटरी पे चलती नहीं है छोटी मोटी गाड़ियां हैं मान लो। ठीक है, अब लेट सपोज इसका ब्रेक, या मान लो एक गाड़ी है ये, इसका ब्रेक फेल हो गया। ठीक है, आपके पास, आप इसको चला रहे हो, आपके पास 2 रास्ते हैं, एक इस रास्ता पे जाना है, एक इस रास्ते पे जाना है। आप बस इसका स्टीयरिंग इधर-उधर कर सकते हो लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते हो। और इस रास्ते पे जाओगे तो ये जो 3 बंदे हैं, ये तीनों बंदे मरेंगे। और इस रास्ते पे जाओगे तो ये दोनों बंदे कुचले जाएँगे, मतलब मर जाएँगे, इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप कौन-सा रास्ता लोगे? भाई आप इसको चला रहे हो तो आप कौन-सा रास्ता लोगे? बताओ। आप लोग इस गाड़ी पे बैठे हो और आपके सामने 2 रास्ता खुल जाता है जब आप चला रहे हो, ब्रेक फेल हो गया है आपका, तो आप कौन-सा रास्ता लोगे? बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो। जिसमें एक बार रिपीट कर दो आपने क्या बोला। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो ये गाड़ी है, ठीक है, मतलब बना नहीं है गाड़ी जैसा सही से, लेकिन मान लो ये गाड़ी है, ठीक है, जिस पे आप बैठे हो, आप चला रहे हो, इसका ब्रेक फेल हो चुका है। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, ठीक है। एक रास्ते पे 3 लोग बैठे हुए हैं और अगर आप गाड़ी उस ट्रैक पे ले गए तो तीनों लोग मरेंगे। और एक रास्ते पे 2 लोग बैठे हुए हैं और उधर भी ले गए तो दोनों लोग मरेंगे। तो आप क्या करोगे? किस रास्ते जाओगे आप? सर दो लोग वाले। जहाँ पे 2 लोग हैं, जहाँ 2 लोग मरेंगे ना, वही ना? यस सर। यस सर। तो तो यही ये बोलता है कि इट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज द मेजर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अब आप बता रहे हो ना विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग। आप ही लोग तो बता रहे हो कि भाई 2 लोगों को मार देते हैं, 3 लोगों को बचा लेते हैं, नहीं तो उधर ले जाएंगे तो एक आदमी और मर जाएगा। आप समझ रहे हो? So your action is such which is going to provide the greatest happiness, and how you are providing the greatest happiness? By saving the life of one. So this is the thought of Bentham। समझ में आया ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस? और भी हम इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ये सब लोड नहीं लेना है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि यू हैव टू जस्ट विजुलाइज द आइडियाज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल। ठीक है, समझ रहे हो आप ये चीज़? यस सर। अब कांतियन स्थिस
कांतियन एथिक्स जो है, कांत की जो एथिक्स है, कांतियन एथिक्स इज फोकसिंग ऑन द मीन्स एज वेल एज एंड। ये लाइन लिखना चाहो तो आप लिख लो कि कांतियन एथिक्स इज फोकसिंग ऑन द मीन्स एज वेल एज एंड्स। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा आपको और रिपीट। डिटेल में। कांतियन एथिक्स बिलीव्स इन मीन्स एज वेल एज एंड। ठीक है, ये लाइन जो लिखी है उसका मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, या बाद में अपन कांत पढ़ेंगे तो बता भी दूंगा। तो कांतियन एथिक्स मीन्स में भी बिलीव करती है, मीन्स भी सही होने चाहिए और एंड भी सही होना चाहिए। आप समझ रहे हो? अब मीन्स का मतलब क्या होता है और एंड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो, आप हो ठीक है, एंड लेट सपोज आपके झूठ बोलने से, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, बस आप बताना हाँ ना में बताना, मतलब ठीक है। एक सिचुएशन मैं आपको बस बता रहा हूँ कि लेट सपोज एक सिचुएशन है, मान लो आपका कोई दोस्त है, या कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है आपकी, ठीक है। और अगर आप झूठ बोलते हो तो उसको किसी चीज़ से बचा सकते हो। लेट सपोज भाई उसने कुछ कर दिया, उसको कल कॉलेज से निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर आप झूठ बोलते हो अपने फ्रेंड के लिए तो उसको कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा, वो बच जाएगी, वो कॉलेज में कंटिन्यू करेगी। और बहुत गरीब लड़की है या लड़का है वो, अगर आप बोल दोगे झूठ, अगर झूठ नहीं बोलोगे वो निकल गया तो उसका जीवन तबाह हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब वो आगे पढ़ वढ़ नहीं पाएगी या पाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? क्या आप झूठ बोलोगे, या क्या आप झूठ बोल के उसको बचाना चाहोगे, या आप झूठ नहीं बोलोगे? बताओ। तो झूठ बोल के बचाना चाहूंगी। अदिति आप बताओ। सर सेम। तो अगर आप लोग झूठ बोल के उसको बचाना चाहोगे तो इसका मतलब यू आर गोइंग विद द बेंथम, यू आर थिंकिंग ऑन द हैप्पीनेस। अब कांत क्या बोलता है कि मीन्स जो होते हैं ना, मीन्स ऑल्सो मैटर्स। झूठ बोलना गलत है तो मतलब गलत है। आप समझ रहे हो? भले उसका एंड क्या हो रहा है उससे अपने को मतलब नहीं है, मीन्स मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि एंड गोल क्या है? एंड गोल था कि भाई वो बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन मीन्स क्या है? मीन्स इज नॉट एथिकल, बिकॉज मीन्स यू आर टेकिंग एज अ लाई। भाई आप झूठ बोल के किसी को बचा रहे हो तो वो सही नहीं है। समझ रहे हो आप ये चीज़? तो हम यस लोग सर। कांत को पढ़ेंगे डिटेल में, तो मैं आपको और सिचुएशन दूंगा इस तरह से, तो और आपको समझ में आएगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कैटेगोरिकल इम्परेटिव करके, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैटेगोरिकल इम्परेटिव क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में, मैं बस आपको विजुलाइज करा रहा हूँ कि दीज काइंड ऑफ आइडियाज हेल्प यू टू चेक द वर्चुअस तो नहीं बोलना चाहिए, चेक द इथिकैलिटी ऑफ एनी ऑफ द एक्शन। कोई एक्शन आप ले रहे हो तो उसकी इथिकैलिटी को चेक करता है वो, ठीक है। क्योंकि इथिक्स का मतलब क्या है? इथिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। क्या सही है क्या गलत है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द इथिक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, जेएस मिल, ये भी हैप्पीनेस की बात करता है, लेकिन ये क्वालिटेटिव हैप्पीनेस की बात करता है। तो मैं आपको बताऊंगा क्वालिटेटिव हैप्पीनेस और क्वांटिटेटिव हैप्पीनेस। तो आपको, और ये क्वांटिटेटिव हैप्पीनेस की बात करता है, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव हैप्पीनेस की बात करता है, ठीक है। और ये क्वालिटेटिव हैप्पीनेस की बात करता है कि कौन सा एक्शन सही होगा इसके हिसाब से, इन द क्वांटिटी विच इज गोइंग टू प्रोवाइड द हैप्पीनेस। जैसे आप लोग क्या किए यहाँ पे, 2 लोगों को मार दिए, 1 लोगों को बचा लिए। ये क्वालिटेटिव की एस्पेक्ट बात करता है। और कांत क्या बोलेगा कि तुम कूद जाओ भाई, ये सब छोड़ दो, मतलब ये अगर ये मीन्स सही होना चाहिए, मतलब ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 को आप मार दोगे कांत के हिसाब से। तो सिचुएशन आपको बताएगी कि विच काइंड ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स यू हैव टू अप्लाई वाइल सॉल्विंग द केस स्टडी। जैसे इस केस स्टडी में यू कैन नॉट अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कांत, क्योंकि कांत के हिसाब से तो मीन्स भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, ऐसे लाइव वाले सिचुएशन में आप अप्लाई करोगे अगर, तो वहाँ पे कांत को अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो फिर तो आपको मीन्स भी सही करना पड़ेगा। तो ये आपको जजमेंट लेना पड़ेगा ऑन द थिंकर्स कि व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच यू आर गोइंग टू फॉलो, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़? समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी तरह थॉमस हॉब्स भी है, उसके भी कुछ मतलब बातें हैं। तो बस मैं आपको विजुलाइज कराऊँ, देयर आर वेरियस आइडियाज़, ये तो 2-3 आइडियाज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारे थिंकर्स हैं हु हैज़ गिवन द वेरियस फ्रेमवर्क ऑन द थिंकिंग, और ऑन थिंकिंग ऑफ द एथिक्स, कि भाई एथिक्स को हम कैसे, मतलब हाउ इन द डायलेमा यू आर गोइंग टू जज एनी सिचुएशन एंड व्हाट काइंड ऑफ आउटकम विल इट लीड टू, ठीक है। समझ में आ रहा है?
तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई, तो ये समझ में आ गया थोड़ा एथिक्स का इसेंस समझ में आ रहा है ना, हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है ये सब वैल्यू वैल्यू और ये सब क्या है। ठीक है, थिंकर बहुत सारे पढ़ो, डरना नहीं है, इसको मैं हिंदी में बताऊंगा, वही एक लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे इसको ये एक लाइन इसका मैं एक हिंदी में बताता जाऊंगा आप लोगों को, हिंदी मतलब एक एक लाइन में इंग्लिश में बताऊंगा आपको, वही याद रखना है कि भाई मिल्स क्या बोलता है, ये क्या बोलता है। ठीक है, समझ रहे हो आप। जैसे बेंथम का एक ही लाइन है, मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस एंड मिनिमाइजिंग पेन। लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस एंड मिनिमाइजिंग पेन। ठीक है, बेंथम का आइडिया टोटल यही है, मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस एंड मिनिमाइजिंग पेन। ठीक है, जैसे आप यहाँ 2 को मारोगे तो आप पेन मिनिमाइज कर रहे हो ना, क्योंकि आप एक बंदे को बचा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, सो यू आर मैक्सिमाइजिंग द हैप्पीनेस बाय टेकिंग द सिचुएशन कि हम 2 लोगों को मार देते हैं, 3 लोगों को नहीं मारते हैं। सो यू आर मैक्सिमाइजिंग द हैप्पीनेस एंड मिनिमाइजिंग द पेन। लिख लिया आप लोगों ने ये वर्ड, मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस एंड मिनिमाइजिंग द पेन। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत, इसका बाद में आप नोट्स भी बना सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा होता नहीं है, 10-15 पेज का नोट्स मस्त बन जाता है इसका इथिक्स का, जब मैं बाद में दे दूंगा। सो देयर आर वेरियस वर्ड। अब इथिक्स आपको समझ में आया, तो भाई इसकी मतलब इटिमोलॉजी, मतलब कि इथिक्स कहाँ से आया है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है ना, लिखने में काम आएगा ये सब। ठीक है, आपको बस डिफिनीशन याद रखनी है कि व्हाट इज इथिक्स। तो इथिक्स जो वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड इथोस से आया है, जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन इथिक्स का मतलब क्या है, इथिक्स का मतलब इट इट मीन्स कैरेक्टर, इट मीन्स हैबिट, कस्टम और वे ऑफ बिहेवियर। जो इथोस वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कैरेक्टर, हैबिट, कस्टम्स या बिहेवियर। ठीक है, तो आप एक दो याद रख लो कि भाई कैरेक्टर वगैरह, मतलब इथिक्स का जो इथोस वर्ड है उसका मतलब ये होता है कैरेक्टर या हैबिट या कस्टम। ठीक है, याद आपको क्या रखना है, लिखने में ये काम आएगा कि ethics are a system of moral principles which guides us in our personal and professional lives। तो ethics क्या होते हैं, moral principles होते हैं जो हमको गाइड करते हैं। जैसे भाई एक ethical principle इसका था जो आपने लिखा कि maximizing happiness and minimizing pain, that is a moral principle or a principle। वो moral तो नहीं है, मतलब it is a ethical principle or moral principle which is guiding us in our personal and professional life। आपको यहाँ गाइड किया ना उसने कि भाई इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, इसके ऊपर मत चढ़ाओ, तो इसने गाइड किया ना आपको। सो इसका मतलब इथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट इज गाइडिंग अस इन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। तो उससे क्या हो रहा है, इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। तो ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी ये तो मैं शेयर कर ही दूंगा, अगर इसको लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, नोट्स तो मैं दे ही दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़, इथिक्स समझ में आ गया, इथिक्स का मतलब क्या होता है। तो यस इथिक्स सर। क्या है, एक तरह का प्रिंसिपल है, एक सिस्टम बन गया है, एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल। जैसे भाई रशिया वाला था, सो वाई वाई यूक्रेन हैज़ स्टॉप दैट। यूक्रेन ने ये नहीं सोचा कि गैस सप्लाई स्टॉप होगी तो यूरोप में जो लोग खाना वाना बना रहे होंगे उनको दिक्कत आ रही होगी। उसके पास इंटरनेशनल एथिक्स के प्रिंसिपल हैं इन लोगों के पास, एंड दे आर गाइडेड बाय नेशनल इंटरेस्ट। आप समझ रहे हो, ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो यूक्रेन अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेगा ना। सो दिस वॉज द प्रिंसिपल विच गाइडेड यूक्रेन टू टेक द डिसीजन राइट और रॉन्ग। समझ में आ रहा है कि यस भाई सर। हम क्या करेंगे, हम तो गैस सप्लाई बंद कर देंगे क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, क्योंकि हमारे टेरिटरी से एक गैस पाइपलाइन रशिया की जाती है यूरोप में, और यूरोप वाले क्या करते हैं उसका भाई गैस यूज़ कर रहे होंगे तो पैसा दे रहे होंगे रशिया को, तो पैसा रशिया को मिलता है और रशिया उस पैसे का यूज़ करके हम लोग के ऊपर इन्वेजन कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। आप समझ रहे हो, सो दैट इज हाउ द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज यूज्ड बाय द यूक्रेन बाय डूइंग दिस। समझ में आया। तो नेशनल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल ये लोग यूज़ करके बताया कि भाई क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो इन्होंने इनकी गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई गैस की सप्लाई बंद करो, रशिया का फंडिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, दिस इज हाउ द इथिकल बिहेवियर्स आर गाइडिंग अस इन राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। समझ में आ गया ये चीज़, दिक्कत नहीं है ना इसमें। नो सर। लिखना चाहना तो ये सब लिख भी, ये लाइन लिख लेना, लेकिन मेन है समझने वाला जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेके इसीलिए समझा रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू राइट दोज एग्जाम्पल्स।
ठीक है, वो एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें चलेंगी, और वो एग्जाम्पल आपको आ जाएगा जब मेरे साथ आप को ख़त्म कर लोगे, आप लोग को एग्जाम्पल आते जाएंगे। जैसे रशिया वशिया वाला तो एक दो है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। तो व्हाट इज़ द कॉमन फीचर्स ऑफ एथिक्स? एथिक्स के कॉमन फीचर क्या होते हैं? तो कॉमन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी पूछा नहीं जाएगा कि व्हाट इज़ कॉमन फीचर ऑफ एथिक्स। ठीक है, आपको हमेशा प्रिंस लाइन ये ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कभी क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द कॉमन फीचर ऑफ एथिक्स, लेकिन क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो मैंने लिख दिया है। तो कॉमन फीचर एथिक्स का क्या है कि भाई इट इज़ बेस्ड ऑन द राइट एंड रॉन्ग। तो एथिक्स आपको क्या बताता है कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग इन द सोसाइटी, दैट इज़ द फीचर ऑफ एथिक्स। समझ रहे हो भाई, इथिक्स का क्या फीचर है कि आपको राइट रॉन्ग बता रहा है। इथिक्स का अगला फीचर क्या है? इट इन्वॉल्व्स द चॉइसेस। चॉइसेस का मतलब भाई राइट रॉन्ग करने में, जैसे इस वाले सिचुएशन में यूक्रेन के पास चॉइस थी ना कि वेदर ही हैज टू, वेदर दे हैव टू स्टॉप द सप्लाई और नॉट। So ethics is providing the choices. Various choices are there. They could have not stopped. They could have not stopped the supply for the benefit of the अदर पीपल, वो ऐसा भी कर सकते थे। तो एथिकल प्रिंसिपल या एथिकल्स जो भी प्रिंसिपल हैं, इट विल बी हैविंग ऑलवेज चॉइसेस। जैसे भाई इसमें आपके पास चॉइस थी ना, अब इस ट्रैक पे जाओ या इस ट्रैक पे जाओ, तो प्रिंसिपल्स जो भी आप लगाओगे उसमें आपके पास चॉइसेस होंगी। तो एथिक्स में हमेशा चॉइस होता है। ठीक है, ethics always provide you choice to टू डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू एक्ट। समझ में आ रहा है? एथिक्स ऑलवेज कंसीडर्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस के अबाउट कंसीडर, भाई आपने इसमें कॉन्सिक्वेंस कंसीडर किया ना कि भाई मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस एंड मिनिमाइजिंग पेन, अगर 3 लोगों पे हमने गाड़ी चढ़ा दी तो एक बंदा मर जाएगा, तो दैट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट। तो एथिक्स ऑलवेज कंसीडर द कॉन्सिक्वेंस। समझ में आ रहा है ये चीज़ कि एथिकल एक्शन हमेशा क्या करेगा, सोचेगा कॉन्सिक्वेंस क्या है। ठीक है कि भाई सोसाइटी पे क्या कॉन्सिक्वेंस पड़ रहा है और किस पे क्या कॉन्सिक्वेंस पड़ रहा है, तो ऑलवेज एथिक्स थिंक्स ऑन द कॉन्सिक्वेंस। एथिक्स ऑल्सो बैलेंसेस द ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब कि भाई एथिक्स में क्या होगा, एथिक्स इज ऑल अबाउट, मतलब एथिक्स में क्या होगा, यू विल बी फेसिंग वेरियस डायलेमा सिचुएशन एंड इन दोज डायलेमाज यू हैव टू बैलेंस बिटवीन वेरियस वैल्यूज। ठीक है, यू हैव टू बैलेंस बिटवीन वेरियस वैल्यूज। समझ रहे हो? जैसे आप देखो इस वाले में क्या वैल्यू थी भाई, यूक्रेन के पास एक नेशनल इंटरेस्ट वाज वन ऑफ द वैल्यू, लेकिन इसके अगेंस्ट इसकी कंपीटिंग वैल्यू क्या थी वर्सेस, अगर आप देखो तो इसकी कंपीटिंग वैल्यू क्या थी यूक्रेन के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप। भाई गैस सप्लाई आप बंद कर रहे हो तो वहाँ का प्राइस बढ़ जाएगा यूरोप में। एक जगह का गैस सप्लाई अगर बंद हो जाएगा तो भाई प्राइस बढ़ जाएगा ना गैस का। तो गैस का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसके उससे दिक्कत क्या होगी, उससे दिक्कत किसको होगी, लोगों को दिक्कत होगी जो यूरोप में रह रहे होंगे। ठीक है, जो ब्रिटेन वगैरह इधर उधर रह रहे होंगे उनको दिक्कत होगी। सो नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस कम्युनिटी वेलफेयर वाज वन ऑफ द वैल्यू जो इनको दिक्कत हो रही थी। सो एथिक्स आपको क्या गाइड करेगा, हाउ यू कैन बैलेंस बिटवीन दीज काइंड ऑफ कन्फ्लिक्टिंग वैल्यू। समझ में आ रहा है? हाउ यू कैन बैलेंस बिटवीन वेरियस वैल्यूज। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे वेयर यू हैव टू बैलेंस योर इंडिविजुअल राइट्स विथ कम्युनिटी वेलफेयर, कि एट द सेम टाइम यू हैव टू बैलेंस द इंडिविजुअल राइट्स एज वेल एंड यू हैव टू डू द कम्युनिटी वेलफेयर एज वेल। समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है। सो यस। एथिक्स ऑल्सो कंसीडर्स द अदर्स पर्सपेक्टिव। अदर्स पर्सपेक्टिव का मतलब कि भाई ethical values, ethical principles are involved with the various values like empathy and compassion. So ethics हमेशा दूसरों के जो पर्सपेक्टिव होते हैं उसको भी ध्यान में रखता है। सो दीज आर अ पर्टिकुलर कॉमन फीचर विच थोड़ा बहुत आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो फीचर एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया ना कि दीज आर द फीचर्स। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल बताओ, बैलेंसिंग बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स विथ कम्युनिटी वेलफेयर, आपको कहीं दिखता है ऐसा? कोई एग्जांपल बताओ, बैलेंसिंग इंडिविजुअल राइट्स विथ कम्युनिटी वेलफेयर। सर बैंक अकाउंट ले सकते हैं इसको। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसा?
बताओ। इंडिविजुअल राइट्स विद कम्युनिटी वेलफेयर, ऐसा इंडिविजुअल राइट विद कम्युनिटी वेलफेयर ऐसा कहाँ दिखता है आपको? कोई एग्जाम? हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में व्हाट इज इंडिविजुअल राइट एंड व्हाट इज कम्युनिटी वेलफेयर? बोलो, आपने बोला सही है, हेल्थ केयर में भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। बताओ कहाँ आप लगा सकते हो। जैसे मान लो आप डॉक्टर हो, ठीक है, सो डॉक्टर इज हैविंग द ड्यूटी आवर्स। आपका ड्यूटी आवर होगा, मान लो आप डॉक्टर बन जाते हो, तो आपका एक ड्यूटी आवर होगा ना 10 से लेके 8 बजे, 10 से लेके 6 बजे, ऐसा होगा। So after 6 you are free, you have the individual right to go to the market, to go to the shopping or to do anything after 6। लेकिन उसी समय मान लो कोई चीज़ वो आ गई विच इज़ हैविंग सम ऑफ द क्रिटिकल थिंग्स, जहाँ पे आपके पास पेशेंट आ गया, तो आप क्या करोगे? यू विल कॉम्प्रोमाइज योर इंडिविजुअल राइट्स बिकॉज यू आर थिंकिंग ऑन द कम्युनिटी वेलफेयर। जैसे कोविड-19 जब आया था, कोविड वाला जब सिचुएशन चला था, तो उसमें क्या हुआ था भाई? वेरियस हेल्थ केयर वर्कर्स और ऑल्सो दे आर ऑल्सो हैविंग द इंडिविजुअल राइट्स। उनका भी तो जान जा सकता था, लेकिन वो लोग कम्युनिटी वेलफेयर के लिए मास्क पहन के काम कर रहे थे। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, दे हैव डाइड जस्ट बाई सेविंग द पीपल। देखा था आपने? सुना था ऐसा? यस सर। सो द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ द डॉक्टर, दे आर टेकिंग अ हिपोक्रेटिक ओथ बोला जाता है उसको, ओथ लेते हैं। जैसे डॉक्टर वॉक्टर आप जैसे आईएएस आईपीएस बनोगे, तो आप लोग कुछ ओथ लोगे, ठीक है, कि भाई हम लोग क्या क्या करेंगे। आपने देखा ना, सब लोग ओथ लेते हैं कि भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करूंगा, ये करूंगा वो मतलब एक तरह का ओथ लेते हैं। उसी तरह डॉक्टर भी एक ओथ लेते हैं कि भाई हमें अपने कम्युनिटी को बचाना है, आई हैव टू सर्व द पेशेंट्स एट एनी कॉस्ट। इस तरह का कुछ कुछ ओथ लेते हैं। तो तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि प्रोफेशनल एथिक्स, दे हैव द प्रोफेशनल एथिकल फ्रेमवर्क एंड दे आर गाइडेड बाय दैट प्रोफेशनल एथिकल फ्रेमवर्क। दे हैव लेफ्ट देयर लाइव्स फॉर द अदर्स। आप समझ रहे हो? वो लोग मर गए दूसरों के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए। सो दैट इज द बैलेंसिंग ट्रेड ऑफ। सो दिस इज हाउ द एथिक्स इज बैलेंसिंग योर इंडिविजुअल राइट विथ कम्युनिटी वेलफेयर। समझ रहे हो आप? कोविड-19 ध्यान रखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप इसको पढ़ो ना, तो जस्ट ट्राई टू रिलेट फ्रॉम द सोसाइटी, आप कहाँ ये सब देख रहे हो, तो आपको एग्जाम्पल दिमाग में आने लगेंगे। ठीक है, तो याद करने का तब जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे मेरे दिमाग से निकला वैसे आपके दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। तो समझ में आ गया एथिक्स क्या है? थोड़ा बहुत आ गया एथिक्स। अब बढ़ते हैं आगे, बिलीफ क्या होता है। ठीक है, और ये बिलीव करके फिर आप लोग सो जाना। तो बिलीफ क्या होता है? बिलीफ होता है व्हाट यू आर होल्डिंग टू बी ट्रू। तो लिखना चाहो ये लिख सकते हो, यही एक लाइन याद भी रखनी है कि बिलीफ का मतलब व्हाट यू होल्ड टू बी ट्रू। आपको क्या लगता है कि ये सत्य है, ये सच है, यही बिलीफ है। ठीक है, जैसे भाई मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है, पूकी महाराज का दिया है ना, पूकी बाबा वाला, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूकी बाबा बन के जो लोग चल रहे हैं, मतलब देखे, दिया है ना वो एग्जांपल। ठीक है, सो बिलीव क्या है? व्हाट यू आर होल्डिंग ट्रू। भाई मुझे लगता है कि पूकी बाबा के पास मैं जाऊंगा तो मेरा भला हो जाएगा, तो दैट इज माई बिलीफ। मुझे लगता है कि मंदिर में अगर मैं जाके पूजा अर्चना करूंगा तो मेरा भला होगा, मुझे अगले जन्म में अच्छा वो मिलेगा, दैट इज माई बिलीफ। ठीक है, करवा चौथ का लोग व्रत रखते हैं कि भाई पति की उम्र बड़ी हो, ये सब बिलीफ है। वॉट दे होल्ड टू बी ट्रू, वॉट यू होल्ड टू बी ट्रू, दैट इज कॉल्ड बिलीफ। समझ गए आप? समझ रहे हो? तो होता क्या है, बिलीफ फॉर्म कैसे होता है? सो देयर आर थॉट्स, देयर आर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड देयर आर नॉलेज। तो जो नीचे इक्वेशन लिखी है ये याद रखना, ये वाला। ठीक है, हाउ द बिलीफ इज फॉर्म्ड। थॉट प्रोसेस होता है, बहुत सारे थॉट्स की बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके दिमाग में, वो थॉट भी बनती है बहुत सारा। भाई थॉट कहाँ से बन रहा होगा? आपके एजुकेशन से बन रहा होगा, आपके रिलीजन से बन रहा होगा, ठीक है, आपके अदर वैल्यूज से थॉट्स बन रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आपकी थॉट बना रही है। ठीक है, जैसे अदिति अदिति मान लो उसमें है बीटेक में, तो उसके सोचने का तरीका, ठीक है, आप शगुन मान लो उसमें हो, आपके सोचने का, आपके थॉट प्रोसेस। मान लो कोई और बंदा है जो यूपी में रह रहा है, कोई बंदा मान लो वहाँ रह रहा है, तो थॉट प्रोसेस ये सब जो आपकी फैमिली, शगुन की फैमिली,
मेरी फैमिली, सबका थॉट प्रोसेस अलग-अलग है। तो ये थॉट प्रोसेस प्लस वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आर देयर, वेरियस रिलीजन आर देयर। आपका कल्चर अलग है, मेरा कल्चर अलग है, किसी साउथ वाले का कल्चर अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग होगा, ठीक है? एंड विद द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, तो ये सब तीनों चीज़ें जब मिलती हैं, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का मतलब कि भाई आप लोग अभी बच्चे हो, अभी आप लोग पढ़ रहे हो, भाई मैं पढ़ा के नौकरी-फोकरी करके ये सब करके भाई, तो मेरा एक्सपीरियंस, अब मुझसे जो बड़े होंगे, जो 50 साल में हो रहे होंगे, उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज, तो उनका नॉलेज उनका बिलीफ सिस्टम बनाएगा, उनका एक्सपीरियंस उनका बिलीफ सिस्टम बनाएगा। सो इन बिलीफ इज ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है? सो दिस इज हाउ द बिलीफ इज फार्मिंग फॉर्मिंग, ठीक है? अब जैसे जो थॉट्स होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं, वो बिहेवियर थॉट्स जो आपके एक्शन ऑक्शन में दिखेंगे, सो इट विल गिव यू एन एक्सपीरियंस। जैसे मान लो, जैसे अब देखना कैसे बन रहा है ये, कैसे बिलीफ साइकिल कैसे बनती है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई लेट सपोज मैंने आपको बताया कि भाई मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, हर ट्यूसडे अगर हम मत्था टेकते हैं तो, या कुछ इस तरह करते हैं तो हमारा भला होता है, ठीक है? ऐसा क्या है, मेरा मान लो थॉट है। अब वो चीज़ मेरे एक्शन में दिखेगी, कभी-कभी मैं जाया करूँगा मंदिर। अब मान लो मैं किसी मंगलवार को मंदिर गया और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हुआ मतलब मुझे अंदर मंदिर में मान लो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में गया, और उसके बाद 1 महीने बाद मान लो मुझे भाई मतलब मान लो जैसे बिज़नेस में मुझे फ़ायदा हो गया, ठीक है? तो उससे क्या हुआ, दैट एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा हुआ। तो वो एक्सपीरियंस, जो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, वो मेरे बिलीफ को क्या कर रहा होगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। तो मैं अगले बार हर बार मंदिर जाना शुरू करूँगा। आप समझ रहे हो? दिस इज़ हाउ द बिलीफ साइकिल वर्क्स, कि आप कोई चीज़ बिलीव करते हो, दैट बिलीफ विल ड्राइव योर थॉट्स, बिहेवियर, एक्शन। वो बिलीफ अगर आपके एक्सपीरियंस में कभी आपको अच्छा लग गया वो चीज़, तो वो आपके बिलीफ को और सॉलिडिफाई करता जाएगा। समझ रहे हो कि भाई मुझे वो मिलेगा, जो भी होता है ना, कि जैसे ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? बिलीफ साइकिल समझ में आ रही है? ये सब Yes, चित्र sir. बना के याद रखना, कुछ बिलीफ विलीफ पे आ जाए तो चित्र, मतलब ये फ़ोटो बना देनी है। एक्सपीरियंस आपको मैंने बता दिया कि भाई कैसे, तो बिलीफ आपका मतलब आप कुछ भी सोचो, व्हाट कैन बी द बिलीफ? आपके पास बहुत सारे बिलीफ हो सकते हैं। आपको भी पता होगा भाई, आपका भी तो बहुत सारा बिलीफ होता है ना। जैसे देखो यहाँ नीचे एग्जांपल लिखा है, पर्सन बिलीव्स द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय हायर पावर, भगवान ने ये यूनिवर्स बनाया है, ठीक है? बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस टीचिंग। उसको कल्चरल इन्फ्लुएंस कहाँ से था? कल्चरल इन्फ्लुएंस उसको रिलीजन से मिल रहा था। सो रिलीजन हैज़ गिवन हिम अ काइंड ऑफ बिलीफ कि ये जो यूनिवर्स है, ये किसने बनाया है? किसी हायर पावर ने बनाया है, जो भगवान ने बनाया है। तो उसके थॉट प्रोसेस, उसके नॉलेज एक्सपीरियंस में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, दैट इज़ हाउ द बिलीफ सिस्टम इज़ फॉर्म्ड। अब ये बिलीफ उसका सॉलिडिफाई कब होगा? जब उसको दिखेगा कि जब उसने हेल्पलेस उसको लग जाएगा, जब उसको लगेगा कि भाई ये यूनिवर्स में तो कुछ हो नहीं रहा है, इट इज़ ऑल, एवरीथिंग इज़ रनिंग बाय द सिस्टम ऑफ पावर, दैट पावर इज़ कमिंग फ्रॉम सम गॉड, या भगवान है। तो आप समझ रहे हो, भगवान में बिलीव करना। जैसे मान लो आप एग्ज़ाम दे के आए तो आपका कुछ बिलीफ होगा, ठीक है? जैसे अदिति आप एग्ज़ाम दिए तो भाई आपका भी कुछ बिलीफ होगा, ठीक है कि भाई ये पेपर है, इसमें कुछ आपका बिलीफ होगा कि ये पेपर तो बेकार है, इसमें तो पढ़ पढ़ा के कुछ होता नहीं है, ये मेरे नौकरी में फ़ायदा नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये बिलीफ है। दैट बिलीफ इज़ कमिंग फ्रॉम योर नॉलेज, थ्रू योर थॉट, और योर इन्वायरमेंट ऑफ द कल्चर, या आपके आस-पास पड़ोस वाले बच्चे कैसे कर रहे हैं, उससे आपका बिलीफ बन रहा है। जैसे आप लोग यूपीएससी कर रहे हो, ठीक है? दैट इज़ कमिंग, भाई आपको लगा कि भाई मुझे ग्रेजुएशन में ही यूपीएससी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। दैट इज़ योर बिलीफ, बिकॉज़ यू हैव द नॉलेज और एक्सपीरियंस कि भाई अ, कॉलेज के बाद जो लोग करते हैं उनको टाइम बहुत लगता है, उनका होता है नहीं, टाइम लग जाता है 2-3 साल, 4 साल, ठीक है? तो दूसरों के एक्सपीरियंस को देख के, आपके नॉलेज को देख के, आस-पास के कल्चर को देख के आपका वो थॉट प्रोसेस बना है, एंड यू हैव द बिलीव कि भाई अगर हम 2-3 साल पढ़ लेंगे कायदे से, देन आई कैन मेक इट, ठीक है? समझ रहे हो? सो दिस इज़ हाउ द बिलीफ इज़ फॉर्म्ड। समझ में आ गया बिलीफ क्या होता है? बिलीव का मतलब Yes, sir. व्हाट यू होल्ड टू बी ट्रू, ठीक है? अ काइंड ऑफ कन्विक्शन अबाउट द लाइफ, अबाउट द नेचर, अबाउट द वर्ल्ड। आपके पास एक कन्विक्शन है, ठीक है? जैसे भाई मसूरी जाने पे मुझे अच्छा लगेगा, काइंड ऑफ बिलीफ है कि भाई आप मसूरी जाओ, आपको अच्छा लगे, ठीक है? आप समझ रहे हो? तो दिस इज़ अ बिलीफ। समझ रहे हो? जो आपको लगता है कि वो सही है, ठीक है? भाई हो सकता हो किसी को मूवी देखना पसंद हो, दैट इज़ अ बिलीफ। तो बिलीफ कुछ भी हो सकता है। तो ये समझ में आ रहा है? जैसे लोगों का कर्म में बिलीफ होता है, कर्म में बिलीफ होता है कि आज अच्छा करेंगे तो अगले जन्म में अच्छा, मुझे सब कुछ अच्छा मिलेगा।
ठीक है, सो दैट इज अ बिलीफ ऑफ कर्म साइकिल। तो ये सब बिलीफ कहाँ से आ रहा है? रिलीजन इज मेकिंग दोज थिंग्स, बट दैट बिलीफ कैन नॉट बी गाइडिंग यू, कैन नॉट गाइड यू इन राइट एंड रॉन्ग। समझ रहे हो? इसका मतलब ये एथिक्स नहीं है। ये आपको थोड़ी ना बता रहा है बिलीव कि ये सही है ये गलत है। भाई उस सिचुएशन में जब दो लोगों को आपको बचाना था और एक बच्चे को, एक लोगों को मारना था, तो आपका बिलीफ सिस्टम यहाँ पे काम नहीं किया ना। आप कुछ भी बिलीव कर रहे हो, वो बिलीफ सिस्टम तो आपको विच यू आर होल्डिंग, मान लो आपको, मान लो आपको लगता है कि यार दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तीनों को मार देते हैं, लेट सपोज, तो दैट इज़ नॉट एथिकल। आप समझ रहे हो? यू हैव द बिलीफ, आपके पास बिलीफ है कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दो चार खर्च भी हो जाएंगे, तीन चार मर भी जाएंगे तो सही हो जाएगा, कम लोग बचेंगे तो उधर चढ़ाते हैं गाड़ी, दो लोगों पे वो नहीं जाते हैं। लेकिन वो एथिकल नहीं है। अब समझ में आ रहा है क्यों एथिक्स और बिलीफ में क्या अंतर है? यस सर। समझ रहे हो शगुन? आपको समझ में आया एथिक्स बिलीफ इसी एग्जांपल से? भाई आपको लगता है वो बिलीफ है आपका, ठीक है, कि भाई ओवर पॉपुलेशन इज द इशू फॉर कंट्री, तो तीनों को मार देते हैं। आपके अंदर से ऐसा कन्विक्शन आ रहा है कि भाई यू आर होल्डिंग ट्रू कि भाई मार ही देते हैं। जैसे आपने देखा होगा इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर सुना है? इनकाउंटर सुना है ना? यस इनकाउंटर, सर। तो इनकाउंटर जैसे विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, ठीक है, तो पुलिस वालों को बिलीफ है कि यार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, हम 10 साल हम इसको ले जाएंगे, वो करेंगे, अननेसेसरी का केस होगा, फिर ये लोग बरी होके निकल जा रहे हैं, सो दैट इज अ बिलीफ सिस्टम, बट दैट कंडक्ट इज नॉट इथिकल। आप समझ रहे हो? बिकॉज यू आर वायलेटिंग द ह्यूमन राइट ऑफ इंडिविजुअल, सो दैट कैन नॉट बी एथिकल, बट फ्रॉम द बिलीव दे हैव जस्ट डू दैट। ठीक है, मॉब वायलेंस आपने सुना होगा, लिखना चाहो तो जरूर लिख भी सकते हो एग्जाम्पल, खैर दो तीन बार डिस्कशन से आप लोग को आ ही जाएगा। मॉब वायलेंस होता है, तो मॉब वायलेंस क्या है? मॉब वायलेंस इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिलीफ। भाई कोई बीफ लेके जा रहा था तो उसको लगा अरे ये तो मांस लेके जा रहा है, तो उसका बिलीफ है कि भाई ये तो मेरे रिलीजन को खतरा कर रहा है, तो जो हिंदू वाले हैं वो मुस्लिम को मारने लग रहे हैं। तो ये सब कम्युनल वम्युनल जो भी चीज़ें चलेंगी, दीज आर द फ्रॉम द बिलीफ, बिलीफ सिस्टम से आपको लग रहा है ना, ये बिलीफ है आपका कि भाई ये लोग क्यों गाय गौ हत्या क्यों ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप गौ हत्या उसने कर दिया, आपने उसकी हत्या कर दी, तो ये इथिकल नहीं है ना। मान लो उसने गौ हत्या कर भी दी, अब आप उसकी हत्या कर दे रहे हो, ठीक है, तो वो इथिकल नहीं है। आप समझ रहे हो? सो दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द रिलीजियस बिलीफ, जो आपको लग रहा है इट इज़ नॉट ओनली द रिलीजन विच इज गाइडिंग यू इन अ बिलीफ, देयर आर वेरियस सिस्टम, जैसे मैंने बताया ना, थॉट्स, कल्चर एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, याद रहेगा, बिलीफ इक्वल टू थॉट प्लस कल्चर प्लस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो इसमें इसी तरह ऑब्जेक्टिफाई करके आपको याद रखना है, सो दैट यू कैन मेक अ बेटर डिफिनीशन व्हेन यू आर राइटिंग इट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बिलीफ समझ में आ गया, ठीक है, बेसिक बिलीफ समझ में आ गया। तो अब जब अपन अगर करें, आगे करेंगे, देन विल थिंक ऑन दिस कि भाई बिलीफ के कौन से टाइप होते हैं, फिर हम लोग मॉरलिटी पे आएंगे, ठीक है। सो देयर आर कोर बिलीफ, देयर आर पेरिफेरल बिलीफ्स, इस तरह के बिलीफ्स होते हैं जो होता है, ठीक है। अभी बिलीफ और इथिक्स समझ में आ गया, वाई वी आर रीडिंग इथिक्स, इतना समझ में आ गया बेसिक, बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर जब भी करना होगा आगे तो इसमें आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आना जरूरी है, ठीक है, याद वाद करके लिखना नहीं है, समझ के लिखना है। समझे रहो, दो चार वर्ड याद किए रहो, उसी से करके काम हो जाता है, ठीक है। तो करते हैं फिर कल या परसों या नरसों, कल परसों शायद ना हो पाए, अगले उस पे होगा, कल परसों एक और है, मतलब सोशियोलॉजी का, ठीक है। जब भी आप लोग करना होगा बता देना, आप लोग डिसाइड करना टाइम, अब तो आप लोग का कॉमन चलेगा। शगुन आपका 7th वाला मैंने कंप्लीट कर दिया है, 8th वाला जो बचा हुआ है वो कर देंगे, फिर 9th से आप लोग का फिर कॉमन चलेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर सो जाओ आराम से आप लोग, बाय। थैंक यू सर। ओके बाबू, बाय।